अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कहानी है जहांगीर तरीन से मौज़ेका तरीन तक। समझ से बाहर है करना क्या है, होना क्या है। साथ हैं, अलग बैठेंगे, रात को कसम खाते हैं, सुबह को भूल जाते हैं। एक कहता है इमरान खान ही पीटीआई है, दूसरा कहता है इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक कहता है हर फैसले में जहांगीर तरीन के साथ हैं, दूसरा कहता है जहांगीर तरीन ने पीटीआई छोड़ी तो सबसे पहले वो उनके खिलाफ खड़े होंगे। कल तक ये पंजाब हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दे रहे थे। जो कुछ हो रहा था उस्मान बुज़दार से करवाया जा रहा है। ये बातें करने वाले आज कह रहे हैं उस्मान बुज़दार हमारे वजीर आला हैं। कल तक तहरीके अदम एतमाद पर गौर कर रहे थे, आज कह रहे हैं बुज़दार अपने 5 साल पूरे करेंगे। कल तक तब्दीली की बातें कर रहे थे, आज कह रहे हैं किसी तब्दीली का कोई चांस नहीं है। तरीन ग्रुप के तेज तरीन यू टर्न्स जो हुए हैं, सबसे पहले तो वो आपको दिखाती हूँ और फिर बजट के बारे में जो मौक़िफ़ है जरा वो भी देखिए। अक्सरियत की राय ये है कि हम इस बजट इजलास का बाइकआउट करें। नहीं, बजट पे तो हमारी बात ही नहीं है। अब जो ग्रुप के हवाले से यू टर्न्स, तेज तरीन यू टर्न्स हुए हैं वो भी देखिए। हिस्सा है, हम भाई हैं सारे, हमारा ग्रुप क्या है। अब ग्रुप इसी वजह से अनाउंस किया कि किसी एक को भी कोई मसला मसाइल होगा, अगर किसी एक मेंबर को भी हुकूमत नहीं सुनती तो सब लोग उसके साथ खड़े होंगे। अब इन तमाम चीजों का मकसद क्या था वो भी सुनिए। समझते हैं कि महंगाई में कमी लाने की जरूरत है। अगर चीनी जो है वो लोगों को लाइनों में लग के मिल रही है, आटा अगर लोगों को लाइनों में लग के मिल रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि ये ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नदीम भाई, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ एक है, एक तो जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ मिले। जहांगीर खान तरीन छोड़ दें केस में, उनको दे दें, जो करना करें, हमें उसका फैसला का कोई इशू नहीं। आज कहानी कुछ और है, लेकिन कल तक पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या मौक़िफ़ था जहांगीर तरीन ग्रुप का, जरा ये भी तो याद कीजिए। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाई जो है बंद करें। कोई धमकी हमारी हुकूमत पंजाब ने, ये ऐसी बात नहीं है। ये खान साहब की जमात के लोग हैं जनाबे वाला। खान साहब के बारे में इनकी क्या राय थी कल तक, ये भी याद कीजिए। सब पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। तरीन साहब कभी नहीं करेंगे, ना चौधरी साहब से ना नून लीग से, पीटीआई में खड़े रहेंगे। जब इन्होंने पीटीआई छोड़ने की कोशिश की ना, तो शायद सबसे आवाज बड़ी मेरी हो। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी तो राय थी, वो भी तो सुनिए। उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वाला ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। बिल्कुल, हर ऑप्शन ज़ेरे गौर है। लेकिन बुज़दार साहब 5 साल पूरे करेंगे, हमारा वज़ीर आला। भाई ये था पूरा का पूरा मलगूबा कि क्या हुआ और फिर उसके बाद अपनी ही बातों पर किस तरह से यू टर्न होता रहा। अब ज़राए जो बता रहे हैं ना, जो कहानी आ रही है सामने, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने 4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक आला सरकारी शख्सियत से मुलाकात की है। केसेस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। दूसरी जानिब से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। आला शख्सियत ने हुकूमत को बजट में सपोर्ट करने का कहा है, जिस पर जहांगीर तरीन ने हुकूमती हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। बजट का मामला नाज़रीन पार लगा, साथ ही तहरीके अदम एतमाद के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के मामले पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली हैं। वो अली ज़फ़र कहते हैं इस मामले में जो भी होगा वो सबको पता चल जाएगा। लेकिन ज़राए जो बता रहे हैं ना कि उन्होंने चंद रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म को शुगर स्कैंडल के मुतालिक ब्रीफ कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि जहांगीर तरीन स्कैंडल का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट में जो दूसरे किरदार हैं उनका भी उतना ही कसूर है। ये तहलका खेज खबरें हैं जो इस हवाले से, जो पूरी 2 दिन की डेवलपमेंट है ना पिछले, उस हवाले से सामने आ रही है। नईम अशरफ भट्ट साथ मौजूद हैं, हमेशा तहलका लेकर आते हैं। ये एक और तहलका खेज मामला है। नईम, जरा सबसे पहले तो ये जो खुफिया मुलाकात हुई, फिर उसके बाद जो कहानी बनी, इन तमाम के जरा मुंदरजात तक पहुंचा दीजिए हमें। जी किरण, बहुत शुक्रिया। बल्कि एक चीज़ जो पहले बीपर्स में रह गई, आपका अच्छा हो गया इसमें, आपके सवाल से मेरे जहन में आई, वो आपके प्रोग्राम की जीनत बनेगी वो इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो 4 रोज़ पहले जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में आला और बाअसर शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की। उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन बताए, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप सुकून करें, बल्कि आराम करें
और हुकूमत को तंग ना करें। आपके तहफ़्फ़ुज़ात या जो परेशानी है उसका भी हम ख्याल रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल बजट आ रहा है और इसमें आपने हिमायत करनी है और इसके बाद फिर देखेंगे कि आपके साथ ज़ाहिर ज़्यादती ना हो। ये पहले वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं और उस शख्सियत ने भी कहा। अच्छा, इस पर वो यकीन दहानी जहांगीर तरीन करवा चुके थे, उनको कह चुके थे कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो 2 रोज़ बाद जब पेशी थी उनकी, उससे एक दिन पहले रात को जो मीटिंग उनकी हुई, तो अब ये जो मुलाकात थी ये क्योंकि खुफिया थी तो ये कोई MPAs और उनको उन्होंने बतानी नहीं थी। वो जो MPAs थे वो उसी टोन में चल रहे थे। ये एक नई बात आपको बताने लगा, उसी टोन में चल रहे थे जो पहले था। तो उनमें से कुछ ने ये ख्यालात के इजहार ज़्यादा तेज़ बातें कर दी और कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे और बजट भी देखा जाएगा और पंजाब पे तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। फिर रात को लेट नाइट फिर एक जहांगीर तरीन साहब को पैगाम आया और उन्हें याद दिलाया गया कि उस वक्त 2 रोज़ थे, 2 रोज़ पहले जो आपने वादा फरमाया है उसको याद रखें और इस तरह की खबरें जो आ रही हैं ये ठीक नहीं है। फिर वही जो ग्रुप था अगले रोज़ पेशी के मौके पे वो साथ था और जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि मीडिया को गलत फहमी हुई है, यानी उनके जो MPAs हैं ग्रुप में वो तो बड़े ठीक हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, मीडिया को गलत फहमी हो गई। वो तो बिल्कुल PTI के साथ रहे हैं, अभी भी हैं और रहेंगे और बिल्कुल वो उनके साथ हैं। लेकिन ये जो खुफिया मुलाकात थी इसका उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन समा ने वो खुफिया मुलाकात का पता लगाया, फिर बताया आज नाज़रीन को ने अपनी मुलाकात के हवाले से बताया नहीं, फिर उन्होंने जो बयानात दिए अब उसको वो गलत फहमी का नाम दे रहे हैं, मीडिया की गलत फहमी का नाम दे रहे हैं। बहरहाल शहबाज गिल साहब मावन खुसूसी आज़म मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, खुशामदीद कहूँगी आपको। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए शहबाज साहब, बैरिस्टर अली जफर ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि रिपोर्ट के मुंदरजात ज़बानी तौर पर वज़ीर आज़म साहब को बताए जा चुके हैं, आपके इल्म में है ये बात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जैसे ही वो रिपोर्ट आती है या उसके मदरजात आते हैं तो इंशाल्लाह वो फिर शेयर किए जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि वो रिपोर्ट शेयर कर दी गई है या वो रिपोर्ट मरतब कर ली गई है। जब होगी तो फिर आपसे शेयर की जाएगी। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि रिपोर्ट का खुलासा ये है कि शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब मुलव्वस हैं, लेकिन किरदार और भी हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा होगा शहबाज साहब? मैं उसका जवाब आपको पहले दे चुका हूँ कि अब आपने ज़राए से क्लेम किया है, तो जो आपका पहला सवाल था उसी में आपके इस दूसरे सवाल का भी जवाब है कि अभी मेरे पास इस रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके ज़राए कह रहे हैं तो मैं उसको इस टाइम आपको इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन सर अज्यूम कर लेते हैं अगर इस तरह की रिपोर्ट शहबाज गिल साहब सामने आती है, जो भी बात करनी है वो ऑफिशियल पोजीशन होनी है। हाँ। तो मैं ऑफिशियल पोजीशन उसी टाइम दे सकूंगा जब मेरे पास वो चीज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है सर। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की 4 दिन पहले इस्लामाबाद में अहम सरकारी शख्सियत से मुलाकात हुई जिसमें उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। फिर उनके लिए अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई, उनका केस सुनने वाले बैंकिंग कोर्ट के जज का तबादला हो गया। शहबाज गिल साहब, ये महज इत्तेफाक है सर? देखिए ये मेरी तो आपको पता है कि कोर्ट्स के जो इश्यूज होते हैं वो तो अदालतें जानती हैं, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। और रही बात कि उनकी किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत से मुलाकात हुई है तो ये मैंने भी आपकी तरह मीडिया पे देखा है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं तो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं। अगेन आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें, आप भी मीडिया में हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मसलन आज कुछ खबरें चल रही थी, वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनका कोई सर पैर नहीं था लेकिन वो चल रही थी। तो बहुत सारी खबरें बगैर सर पैर के भी चलती हैं और वो ज़राए का नाम लेके चला दी जाती हैं क्योंकि या वो ख्वाहिश होती है या किसी का तज्जिया होता है कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन असल में वैसा नहीं हो रहा होता और वो खबरें चला दी जाती हैं। तो इसलिए मैं अभी तक इस पोजीशन में, आपके ये दोनों सवाल जो हैं वो ज़राए पे हैं, मफरूज़े पे हैं। शहबाज साहब, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने लिए, अपने इदारे के लिए सर ये बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो ज़राए से चलाया जाता है सर, वो बड़ी कंफर्म रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं, फिर बात की जाती है। सर मुझे ये बता दीजिए, बैरिस्टर अली जफर ने क्या सर उन हुकूमती लोगों से भी तहकीकात की है जिन पर जहांगीर तरीन की तरफ से इल्जामात लगाए गए हैं, जैसे शहजाद अकबर वगैरह? सर
देखिए, अभी आपने कहा कि आपके पास बड़ी कंफर्म ज़राए के साथ आप कवर करते हैं, तो अगर इतना मुस्तनद तरीके से हम काम करते हैं तो फिर गलत बंदे को शो में बुलाया हुआ है। तो बैरिस्टर अली जफ़र को बुलाना था ना, मेरी बहन। मुझे बुला के वो सवाल पूछ रही हैं जो अली जफ़र से आपने पूछने हैं, तो ये गलत गेस्ट बुलाया हुआ है आपने सामने। सर, ये तो अली जफ़र साहब को पता होगा। हाँ, जब वो रिपोर्ट दे देंगे तो पता चलेगा मुझे, जब मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर मैं जिम्मेदारी से आपको बता सकूंगा कि उन्होंने किसको इंटरव्यू किया है, किसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, किससे मशवरा किया, किससे नहीं किया। अभी जब तक रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है या मुझे नहीं दी गई तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। गिल साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप ने बड़ा तेज तरीन यू टर्न ले लिया है सर। बजट पर हिमायत, बुज़दार साहब को अपना वजीर आला मान लिया। क्या वजीर आजम साहब से कोई मुलाकात मुतवक्का है तरीन साहब से? मेरे तो ऐसे इल्म में कोई ऐसी मुलाकात नहीं है जी। कोई दोबारा आपका मफरूज़ा हो सकता है, एक दोस्तों का मफरूज़ा हो सकता है। तो अभी असल में आपने जो गेस्ट बुलाया है, मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन हूँ। आप मेरे से जो सवाल कर रही हो किसी तज्जिया निगार से हो सकते हैं, जिनके पास स्पेस हो आपके इन सवालों का जवाब देने के, जो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। जब मैंने आपको किसी भी बात का जवाब देना है तो वो क्या और मफरूज़े पे नहीं होना, मैंने एक ऑफिशियल पोजीशन देनी है। तो जो आपके सवालात हैं वो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो ऐसे हैं कि जैसे एक आपके सामने एनालिस्ट बैठा हो तो वो इनका बेहतर जवाब दे सकेगा। मेरे से अगर आप ये कोई हुकूमती पोजीशन पूछे तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मफरूज़ों के ऊपर जो आपके सवाल हैं कि फलां से मिला, फलां के बारे में ये ज़राए ने ये कहा, फलां ने ये कहा, हो सकता है सर। अब जो मैं आपसे सवाल करूं वो आपको ऐसा लगे कि शायद मैंने आपके मुताबिक पूछ लिया। राजा रियाज साहब ये दावा कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब को जो तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई थी वजीर आजम साहब से, उन्होंने मुतालबा किया था तो फिर मुदाखलत से हटा दिया गया था, मुदाखलत से रोक दिया गया था। सर, ऐसा हुआ है वाकई? अब अगेन दोबारा ये एक मफरूज़े पे सवाल है, क्योंकि मेरे तो इल्म में कहीं शहजाद अकबर साहब की मुदाखलत नहीं है। सर, मफरूज़ा नहीं है, दावा है सर। काम करते हैं, जो वो अपना काम करते हैं वो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। उनके केस में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ये दोबारा आपको शहजाद अकबर साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं FIA को हेड करता हूँ, ना मैं किसी अदालत को हेड करती हूँ। तो शहजाद अकबर से पूछने का आपका सवाल है और उनसे आपको पूछना पड़ेगा या तरीन साहब से पूछना पड़ेगा कि किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है शहजाद अकबर की। जो मेरी नजर में है, जो मैं स्पोक्सपर्सन है वजीर आजम साहब के, वजीर आजम साहब ने उनको काम से मुदाखलत से रोका या नहीं रोका, सर ये नहीं बता सकते आप? ये मैंने ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया। इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि शहजाद अकबर साहब जो अपना पहले काम कर रहे थे वही काम वो अभी भी कर रहे हैं। मेरी नजर में उनकी जो पोर्टफोलियो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें कोई फर्क नहीं आया। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मुदाखलत से नहीं रोका। आपका जो सवाल है वो एक मफरूजे पे बेस्ड है जी। सही। अच्छा सर, जहांगीर तरीन ग्रुप ने सर वजीर आजम से मुलाकात में मुतालबा किया था ना, शहजाद अकबर और FIA लाहौर के जो सरबराह थे रिजवान साहब, उनको हटाने का। सर उनका बाद में तबादला हो गया, शहजाद अकबर को भी रोका गया। मुतालबा नहीं था, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, ऐसा मुतालबा नहीं हुआ था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ था सर, लेकिन राजा रियाज साहब और दीगर ये ऐसा मुतालबा नहीं हुआ। ये जराए की बात नहीं है, ये राजा रियाज साहब दीगर लोग जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का हिस्सा है वो दावा कर रहे हैं। का मुतालबा नहीं किया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने जिक्र जरूर किया था शहजाद अकबर साहब का, लेकिन ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया था। सही। अच्छा सर, जहांगीर तरीन ग्रुप का कहना है कि JKT और उनके साथियों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो शहजाद अकबर साहब करवा रहे हैं, और इमरान खान ने उन्हें विफाक में फिरदौस आशिक आवान हो, आमिर कियानी साहब हों, डॉक्टर जफर मिर्जा हों या असद उमर साहब हों, सर 2.5 साल से काबीना में शामिल लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उनके खिलाफ काबीना के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो साजिशें कर रहे हैं। 2.5 साल बाद भी खान साहब इस साजिशी टोले को सर क्यों एक्सपोज नहीं कर पाए, जिस तरह से सर ओन चौधरी वगैरह वगैरह? सर मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई सर। मैं आपसे दोबारा कर लेती हूँ। ये बार बार ये दावा किया जाता है, बार बार ये बात की जाती है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि कैबिनेट के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो कि साजिश कर रहे हैं सर। तो मैं इस हवाले से पूछ रही थी कि 2.5-3 साल में अब तक इन लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जी सर, उनके साथियों के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है वो साजिश हो रही है, कैबिनेट के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो ये साजिशें कर रहे हैं। आपका सवाल इतना लंबा होता है ना कि उसमें खो जाता है। सर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे सवाल मफरूजे न लगे, इसलिए मैं तमाम लोगों की बात को कोट करते हुए सवाल कर रही हूँ।
अगर आपने और मैंने इकट्ठे बोलना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैं डीएसएनजी पे हूँ, एक ही टाइम में आवाज आएगी। सही है आपको सर। तो आप तो माशाल्लाह रोज शो करती हैं, आपको पता है कि चंद सेकंड के लैग के साथ आवाज आती है, तो मुझे और आपको फर्क से बोलना पड़ेगा। एक ही टाइम में दोनों बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो वो सवाल इतना लंबा था कि मैं माजरत करता हूं, मैं खो गया कि किसके खिलाफ साजिश, क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश का आप सवाल पूछ रही हैं, क्या आप शहजाद अकबर के खिलाफ साजिश का पूछ रही हैं, या आप जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश का पूछ रही हैं। तो अब मुझे समझ आई कि आप जहांगीर, तो वो बड़ा सादा सा सवाल था कि क्या कैबिनेट के अंदर से ही जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश हो रही है और क्या आप उसे रोकेंगे, दैट्स इट। तो उसका मेरा आपको जवाब है कि कैबिनेट के अंदर से बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई ऐसी साजिश नहीं हो रही, ना पहले हुई है ना अब हुई है। एक शुगर कमीशन बना, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के ऊपर एक कार्रवाई हुई, तरीन साहब के उसके ऊपर जो हैं वो रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने उन रिजर्वेशंस का इजहार किया, उनका बिल्कुल हक है, क्योंकि जब तक आप किसी शख्स को कोर्ट ऑफ लॉ में कोई शख्स कन्विक्ट नहीं होता वो इनोसेंट है। तो तरीन साहब को ये कहना कि उन्होंने कोई क्राइम किया जब तक उनके ऊपर वो फिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल उनके साथ ज्यादती होगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अली जफर को जिम्मेदारी दी। वो अब इस चीज को देख रहे हैं, जब वो देख के रिपोर्ट लाएंगे, आपके जराये के मुताबिक वो रिपोर्ट ला चुके, मेरे मुताबिक अभी तक वो रिपोर्ट नहीं लाए, तो जब वो ये रिपोर्ट ले आएंगे तो उसके बाद मैं आपको उनके सवालों का अगला जवाब दूंगा कि उन्होंने किस किस को इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्या बात उन्होंने की और उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। सर, मेरे जराये के मुताबिक मुंदरजात वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किए जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी शबाब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। जावेद अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। सर, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन साहब ने आला शख्सियत से मुलाकात करके बजट में हुकूमत को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवा दी है। तरीन ग्रुप ने सर उस्मान बुज़दार को अपना वजीर आला करार दे दिया है। तहरीक अदम एतमाद की नून लीग की उम्मीदों पर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपके प्रोग्राम की शुरू में कह दूं कि हमें जहांगीर तरीन के ऊपर तो ना कोई उम्मीद रखती है, ना हमने रखी है, ना हमारी उम्मीदों पे पानी फिरने वाली बात है। लेकिन जो आपने कहा कि ये यकीनदानी का, ये यकीनदानी पहले भी करवाई गई थी, कुछ दिन पहले भी एक यकीनदानी कराई गई थी जब उनका एक वफद मिला था जहांगीर तरीन साहब के सपोर्टर्स का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, तो उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और फिर आप पार्लिमानी लीडर्स भी मुंतखब हो गए। ये दूरियां एक दफा जब बढ़ जाए तो ये कभी भी ब्रिज नहीं होती। ये हमेशा से ये हिस्ट्री बनाती है, जो सियासी तारीख है वो यही बताती है कि सियासी जमातों और सियासी लीडरों के दरमियान इस तरह की ग्रुप, एक होते हैं कि वो खफा हो गए, नाराज हो गए, घर बैठ जाए, वो अलग बात है। एक होते हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है, जिन्होंने बुज़दार साहब पे एलिगेशन लगाए हैं, जिन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है, जिनके लिए फैसल वाडा साहब ने कहा कि ऐसे चौकी मारे, वो सारे लोग अब इकट्ठे हैं। ये बजट पास होने वाला लग नहीं रहा। कोई मौजूदा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता, लेकिन हालात काफी खराब हैं। हमारे लिए हुकूमत उसी दिन खत्म हो गई थी अगर कोई दुनिया की कहीं और जिन ममालिक में जमहूरियत प्रैक्टिस की जा रही है, जमहूरी अदारों पर लोग बिलीव करते हैं, जब उनकी सियासी जमात में ऐसा बड़ा ग्रुप बन जाए वो आदम एतमाद भी होता है। ग्रुप बनने का मतलब ही यही होता है। और आपने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है कि किसी सियासी जमात में कभी ऐसा सर, वो जो कल तक ग्रुप बन रहे थे ना, आप उनके ताज़ा स्टेटमेंट्स भी सुने सर। वैसे पंजाब के हवाले से वजीर आला से मिलते रहे हैं सर। जरा आप अपना सवाल अगर रिपीट नून लीग के लोग पंजाब में वजीर आला साहब से मिलते रहे हैं सर। वजीर आला साहब से एक या दो लोग अगर मिले हैं या किसी काम के लिए मिले हैं, तकरीबन 10 लोग मिले हैं सर। अगर 10 भी पूरा मिले ग्रुप तो है सर। उनको पार्लिमानी लीडर आपने चुन लिया था, और अगर वो 10 जो मिले थे हमने तो उनके बारे में एक राय कायम कर ली थी उसी वक्त। लेकिन वो एक होता है, देखिए एक होती है रूटीन की मुलाकातें। हम जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होते थे तो एक दूसरे को मिलते हैं, एमएनएज होते हैं तो मिलते हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली हो तो मिलते हैं, हम प्रोविंशियल असेंबली में जब होते थे तो सीएम से मिलते रहते थे। एक मिलना, एक होता है कि पब्लिकली आके क्वेश्चन ले लेना अपनी जमात के खिलाफ कि जी हम सर वो पूरी स्टोरी, वो क्या सिनेरियो था, वो सब जावेद अब्बासी साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। खैर सर, मियां साहब की जायदाद नीलाम हो गई है और खरीदने वाले चौधरी बूटा साहब नून लीग के कारकुन है क्या सर? क्योंकि इससे पहले भी जब वजीर आजम हाउस की भैंसें नीलाम हुई थी तो 2 लीगी कारकुनों ने खरीदी थी। एक ने मियां साहब की निशानी के तौर पर उसे रखा था, दूसरे ने ये भैंसें मियां साहब को ही तोहफे में दी थी सर। मेरे नॉलेज में ये नहीं है जी कि ये कौन है, मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकता। मैं अब वो ऐसी बात करूंगा तो मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, पीडीएम के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं सर। उसका अगला इजलास कब होगा?
इंशाल्लाह जल्द ही होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक डिस्कशन हुई थी और मेरा ख्याल है उसके नतीजे में जल्द ही, चूंकि प्रेसिडेंट मौलाना फजल रहमान साहब है, बाकी जो जमातें हैं उनके लीडरशिप से भी मशावरत करेंगे, लेकिन जल्द ही तवक्को है कि इस महीने के आखिर तक इजलास की तवक्को है कि इंशाल्लाह पीडीएम का इजलास होगा और आइंदा के लिए जो हिकमत अमली है वो भी अडॉप्ट की जाएगी। अच्छा सर, इत्तलात हैं ऐसी, राना सनाउल्लाह साहब भी आए थे प्रोग्राम में, वो भी यही बता रहे थे कि जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का राब्ता हो रहा है सर, पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ सकती है। वो पहले ही कह चुके हैं कि पीडीएम के बानी हम हैं, किसी की मजाल नहीं है जो हमें निकाले। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने कभी भी नहीं काम प्रोग्रामों में कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की बड़ी सियासी जमात है, वो पीडीएम का हिस्सा थी, उन्होंने पीडीएम के उनके होना बहुत जरूरी है। हमारे दरमियान एक आप ये कहे कि इख्तलाफात इस हद तक कुछ जरूर आए हैं कि मिसट्रस्ट भी को थोड़ा सा पैदा हमारे दरमियान हुआ है और कुछ ओपिनियन के इख्तलाफात भी हुए, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफा, मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये ऐसे इख्तलाफात हैं जो ब्रिज किए जा सकते हैं, जो ठीक हो जाएंगे। जावेद साहब मुझे आगे जाना है, सिर्फ ये बता दीजिए एएनपी की भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, हाँ या ना हमें बता दें, उनकी भी वापसी का इम्कान है सर? क्यों नहीं जी, वो सारी सियासी जमातें जो हैं वो पीडीएम का हिस्सा रही हैं। कभी कभी जमातों के आखिर यकीन दहानी करवा दी है सर? यकीन दहानी करवा दी है जावेद अब्बासी साहब वापसी की? हम यकीन दहानी क्या करवानी है जी, मैंने कहा कि वो पीडीएम का हिस्सा थे। हमारे दरमियान एक ओपिनियन का इख्तलाफ जरूर आया है, कुछ ऐसे मामलात भी जरूर आए, लेकिन हमारा उस वक्त भी यकीन था और आप भी है कि ये मामले हम बैठ के इंशाल्लाह हल कर लेंगे। ये लीडरशिप बैठेगी तो हल हो जाएंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है जो सियासी लोग बैठकर हल न कर सके। जरूर है सियासी जमातों के दरमियान बात सूरत हाल ऐसी होती है कि अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अपनी अपनी आवाज होती है, अपने अपनी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं जल्द ये इजलास होना है पीडीएम का। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी हूं नाज़रीन, गजा की बात करते हैं। तो नाज़रीन, दहशतगर्द कातिल इसराइली वजीर आजम ने गजा पर हमले के बाद शहर पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया है। नेतन्याहू कहता है कि गजा पर कंट्रोल तक हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ सहूनी फोर्सेस निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहाने में मसरूफ है। 25 मिनट में 122 बम गिराए। शहादतों की तादाद 230 हो गई है। 64 मासूम बच्चे हैं इनमें, 38 खवातीन हैं इनमें। फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड की बिल्डिंग और मशहूर सामिर मंसूर बुक स्टोर समेत कई अहम इमारतें हैं वहाँ पर जो तबाह हो गई हैं। दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने माजूरों और हामला खवातीन को भी नहीं छोड़ा है, उन पर भी बम्बार्टमेंट हो रही है। यहाँ तक कि फ़लस्तीनी मुसलमान खवातीन को सामने खड़े करके गोलियाँ मारी गई हैं। गजा पर इजरायली हमलों में अब तक 75,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाइए वहाँ की सिचुएशन का। एक अंदाजे के मुताबिक फ़लस्तीनियों का अब तक $333 मिलियन का नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्क और सूडानी हम मनसब और फ़लस्तीनी मंदूब के साथ न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास होगा आज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं, अभी आगाज़ हो चुका है इसका। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सलामती काउंसिल में तो अमेरिका ने फ़लस्तीन के मामले पर काविशों को वीटो कर दिया, लेकिन जनरल असम्बली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकेगा। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब। सर, एक तरफ इजरायली वज़ीर आज़म गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और जब तक कब्जा नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रखने का ऐलान कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया खबरें चला रहा है कि अब जंगबंदी का इम्कान है। सर, क्या बैकडोर कुछ फैसले हो चुके हैं? पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ इल्म है सर? सारी आपकी आवाज कट रही है, मैं साहब के सवाल को नहीं। नूरुल हक साहब, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्लियर मेरी आवाज पहुंच सके। सर, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एक तरफ नेतन्याहू कहता है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं हो जाता, दूसरी तरफ जंगबंदी के हवाले से अमरीकी मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं। तो सर, पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई इत्तलात, कोई खबरें मौजूद हैं? क्या जंगबंदी का इम्कान है? बैकडोर कुछ राब्ते हो रहे हैं? फैसले हो चुके हैं सर? मैं नहीं सुन पा रहा आपकी के सवाल को, क्वेश्चन को। सॉरी, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सवाल मेरा पहुंचा दें नूरुल हक कादरी साहब तक, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ जब तक ये मसला हल कर लेते हैं।
इसराइल के मामले पर बात करने के लिए नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। नूर साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि इस तरह की खबरें हैं आपके पास कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू ये ऐलान करता है कि जब तक इसराइल पर, जब तक गजा पर कब्जा नहीं हो जाता फ़लस्तीन पर, तब तक ये हमले बंद नहीं होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जो मीडिया चला रहा है उनका वो चला रहा है कि जंग बंदी का इम्कान है। सर, ऐसी इत्तलात है हमारे पास? कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या इसका इम्कान है फैसले हो जाने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इस इंतहाई अहम बैनुल अक़वामी और बैनुल इस्लामी एक इशू पर मुझे अपने साथ शरीक करने का। कई दिन से, हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि इज़राइल की तरफ से और उनकी एक जो मुतासिब और गासिबाना सोच है उसके तहत गज़ा पे हमले हो रहे हैं और फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया है। सैकड़ों लोग, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, शहीद कर दिया गया और एक मुसलसल ज़ालिमाना सफाकियत जो है उसका एक मुज़ाहरा उधर हो रहा है। यकीनन इज़राइल की यही ख्वाहिश होगी, यही कोशिश होगी और गुज़िश्ता तकरीबन 7 दहाइयों से ज़्यादा उनका यही रहा कि वहाँ के असल बाशिंदों अरब फ़लस्तीनियों को वहाँ से बेदखल करके और गज़ा समेत जितना भी फ़लस्तीनियों के कब्ज़े में एरिया है उनको वहाँ से बेदखल कर दिया जाए। लेकिन उनकी ये कोशिशें अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की और वहाँ के असल लोगों को वहाँ से बेदखल करने की कोशिशें पहली भी नाकाम होती रही और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम हो जाएगी। इस वक्त फ़लस्तीनी हमारी भाई और बहन एक बड़े इब्तिला, आजमाइश और इम्तिहान में हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान के कुछ बिरादर इस्लामी ममालिक की इंशाअल्लाह जो दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह तमाम मुसलमानों की। नूरुल हक कादरी साहब, यही दुआ है कि जल्द से जल्द मामला अपने अंजाम को पहुंचे। लेकिन सर, इसराइली जंगी जराइम कर रहा है इसराइल। सर, हम इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर क्यों नहीं जाते हैं? देखें, सिर्फ न ये कि जंगी जराइम कर रहे और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो तमाम बैनुल अक़वामी इदारे जो इंसानी हुकूक के लिए बात कर रहे हैं, जो मजहबी आज़ादियों के लिए बात कर रहे हैं, उनको बैतुल मुक़द्दस शरीफ की जो हुर्मत की पामाली उनको नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को वहाँ इबादत करने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान बहरहाल इस हवाले से सिर्फ दुआ नहीं, दुआ तो हम करते रहेंगे और करते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुसलमान, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनको तो इंसानियत नजर नहीं आ रही। करने दे, मेरी बात मुकम्मल करने दे। पाकिस्तान दुनिया के इस्लाम के उन सर फहरिस्त ममालिक में है जो अपनी एक मुअस्सिर सफारतकारी के जरिए से ये कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले वहाँ पे जो फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है वो कत्लेआम बंद किया जाए और फायरबंदी हो, और उसके बाद फिर फ़लस्तीन के जामिया मस्जिद अक्सा की, बैतुल मुक़द्दस की जो इज़्ज़त और एहतराम और तहरीम है उसको बहाल किया जाए और उसके बाद लाज़िमन फ़लस्तीन के इस इशू का एक मुस्तकिल हल और रास्ता निकल आए। सही। अब नूरुल हक कादरी साहब, क्या पाकिस्तान ने इमदादी सामान फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए रवाना कर दिया है? क्योंकि सर 2 रोज पहले इसका ऐलान हुआ था। जी, आज शायद रवाना हो चुका होगा, मैं कंफर्म कर लूँगा। अभी तक मैंने कंफर्म नहीं करे, लेकिन बहुत सारी एक बड़े लेवल पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश कर रही है और पाकिस्तान से बाहर यूरोप और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो भी इस सिलसिले में फ़लस्तीन के अवाम के रेस्क्यू के लिए ताउन करने के लिए पेश हैं। ईदी और डॉक्टर्स की टीम गजा में मजलूमों की मदद को जाना चाहती है। सर, क्या उन्हें पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है? और इस हवाले से क्या हुकूमत मिस्र से बात कर रही है? उसमें जाहिर है एक ही रास्ता है गजा के लिए अप्रोच का, इजिप्ट का रास्ता है और इजिप्शियन अथॉरिटीज़ के साथ इस हवाले से पाकिस्तान
बातचीत कर रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान कर रही बल्कि तुर्की भी। और इस हवाले से भी पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और ट्यूनीसिया की एक मुश्तरका कोशिश है कि किस तरह फ़लस्तीनी अवाम तक किस तरीके से पहुंचा जाए जल्द अज जल्द। सही सर, मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के मामले में भी बिखरे हुए हैं, 2 से 3 ग्रुप बने दिखाई देते हैं जो अपने अपने अंदाज में इसका हल तलाश कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है नूर साहब? बड़ी अफसोस की बात है, और सिर्फ गजा या फ़लस्तीन या बैतुल मुक़द्दस के इशू पर नहीं, तमाम तर जो मुस्लिम उम्मा के चैलेंजिंग मसाइल है उन सब पे मुसलमानों में एक इंतशार और इफ्तिराक और अदम इत्तेहाद नज़र आता है। और फ़िलहाल इसमें सरफ़हरिस्त जो है फ़लस्तीन का मसला है, और हकीकत यह है कि बाकी ममालिक से मैं अगर शिकवा करूं तो बेजा नहीं होगा कि जिस तरह मुअस्सर सफारतकारी की ज़रूरत थी उस तरह की कोशिश कहीं आपको नज़र नहीं आती, सिवाय पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सूडान और ये ट्यूनीसिया और फ़लस्तीन का खुद जो अपनी महमूद अब्बास की हुकूमत और अथॉरिटी है इसके अलावा। सही। नूरुल हक कादी साहब, अरब दुनिया क्यों इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती सर? क्या वजह है इसकी, आपको क्या लगता है? अरब दुनिया की जो अंदरूनी सियासत है, और उस सियासत में जो एक बहुत सारे उनके सियासी इख्तलाफात हैं, फिर गल्फ़ के बाहर के, उसमें बदकिस्मती से एक अरसे से एक सेक्टेरियन ब्लॉक्स जो है वो भी आपको नज़र आते हैं, और मादी और सियासी इख्तिलाफात भी उसमें हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को इज़राइल के हवाले से जो अपने उनके बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसकी वजह से भी वो मसलहतों के शिकार हैं। सही। नूरुल हक कादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया से आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगले सेगमेंट पर बढ़ रही हूँ बहुत क्विकली। कराची एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में यौमिया 30,000 शहरियों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, लेकिन गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही यौमिया वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर्स खुद इस बात पे हैरान परेशान है कि रोज़ाना जिस बीमारी से सैकड़ों अफराद की जानें जा रही हैं, उससे बचाव के लिए हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन कर रही है लोगों को, लेकिन इसके बावजूद लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब देखिए, मैंने जब लोगों से पूछा, उनके पास मैं गई कि भाई वैक्सीनेशन आप लोग करवा क्यों नहीं रहे हैं, तो मुख्तलिफ जो राय मिली है वो बड़ी दिलचस्प है। सुनिए। वैक्सीन लगवा ली आप? लगवाने का इरादा है? क्यों नहीं? क्यों नहीं लगवा रहे? मैं नहीं लगवा रहे। कोरोना से बचना नहीं है आप? अल्लाह बचाएगा। तो भाई अल्लाह तो कोरोना नहीं आया तो चल ही रहे थे ना। भाई कोरोना की वैक्सीन लगवा ली आप? अभी नहीं लगवाई। लगवाने का इरादा है? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कलमा पढ़ा है, मुसलमान हूँ, इस वजह से अल्लाह ताला बचाएगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है कोई वैक्सीन लगवाने की। तो अब जो मुसलमान भाई, जिन मुसलमानों को कोरोना हुआ है, वो कलमा नहीं पढ़ते आपकी नज़र में? वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते? अल्हम्दुलिल्लाह सबका यकीन है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि जिसको नहीं अगर नज़ला है वो अस्पताल चला गया तो उसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कौन करता है ऐसी बात है? कौन सुना है? हम तो सुनते रहते हैं। किससे सुनते हैं? मीडिया पे भी ये हो रहा है कि जी एक बंदा बीमार हो, तकलीफ के अंदर है, 10 मिनट का रिपोर्ट आती है जो इंतकाल कर गया। वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं, हमने लगवाई नहीं है अभी। लगवाने का इरादा है? इंशाल्लाह। ये तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी दी है जिसमें मैं समझता हूँ हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और वैक्सीन लाजमी लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन लगवा ली आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल लगवा ली है। लगवा चुके हैं? कितनी डोज लगवाई? 1 डोज लगवाई है। और दूसरी डोज लगनी है? दूसरी डोज का उन्होंने कहा था आपका मैसेज आ जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं जनाब। लगवानी है? देखें अभी क्या होता है, पता चलेगा। क्यों नहीं लगवानी? अगर नहीं लगवानी अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं, देखते हैं लगवानी है नहीं लगवानी। पता है वैक्सीन लगवाई है? आप मुझे बताएं वैक्सीन सही है? पता है? आपको पता है खराब? कहाँ की वैक्सीन? आपको पता है खराब? नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ की वैक्सीन? तो बता दें, आपको पता है खराब है? खराब है, 2 नंबर वैक्सीन है। कहाँ से आई? वैक्सीन है, बकवास है। कोई सबूत वगैरह? सबूत नहीं है, लेकिन मीडिया पे जो आता है वो हम सुनते हैं। आपने कौन सी मीडिया पे सुना, वो भी तो छोड़ दें, बस छोड़ दें। लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है। संजीदगी का एलिमेंट हमें बिल्कुल ही 0/0 नजर आ रहा है। कोई भी इस चीज पर संजीदा होने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है, इससे बचना है।
अच्छा, अब ये कुछ लोगों की मैं आपको ज़रा कुछ इस तरह की अफवाहें भी दिखाती हूँ जो लोगों के जहनों में मजीद कुछ ऐसे वसवसे और ख्यालात डाल रहे हैं। फेसबुक पर बड़ी वायरल है ये वीडियो, ये ज़रा देखिए। ये अंकल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट चेक कीजिए। ये है मैग्नेट, और मैग्नेट को मैं अब यहाँ रखूँगा, ये चिपक गया है, यहाँ रखो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये जगह। अब ये जनाबे वाला ये लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और वैक्सीन के बाद जब ये मैग्नेट उस जगह पर लगा रहे हैं तो वो ये मैग्नेट चिपक रहा है, यानी कुछ मकनातीसी क़ुव्वतें उनके अंदर पैदा हो गई हैं। तो मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और ये देखें, ये मकनातीसी क़ुव्वत मेरे अंदर भी मौजूद है और ये कुछ और नहीं है नाज़रीन, ये मैजिक है। ये इस तरह से यहाँ पर एक मैग्नेट मौजूद है और यहाँ पर मैं ये मैग्नेट लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो खुदा के लिए वो तमाम लोग जो ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए, उनके जहनों में अजीबोगरीब वसवसे डालने के लिए, तो ये किसी वैक्सीनेशन का कमाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट का कमाल है। खुदारा वो तमाम लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 लोगों के साथ इस तरह के मजाक और इस तरह के खेल ना कीजिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वैक्सीनेशन ना होने की वजह से किसी की जान चली जाती है तो वो तमाम लोग जो इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। ये देखिए, ये एक बार फिर मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। मैंने खुद चाहा कि ये एक्सपेरिमेंट मैं ऑन एयर करके दिखाऊँ क्योंकि मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई और ये मकनातीसी क़ुव्वतें इस मकनातीस की वजह से मेरे अंदर भी मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल ने भी बताया है कुछ इस बारे में, ज़रा। जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है और कोई ऐसा हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा जिसको हम वैक्सीन के ज़िम्मे लगा सकें। एक और वैक्सीन पाकिस्तान में अब इस्तेमाल होनी शुरू हुई है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दरियाफ्तशुदा बनाई हुई है। इसके बारे में अब ब्लड क्लॉट्स का बड़ा जिक्र होता रहा, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो ये कि ये बेइंतहा रेयर है, यानी बहुत शाज़ो नादिर देखा जाता है। यानी 10 लाख लोगों में, 1 मिलियन लोगों में अगर वैक्सीन लगे तो 4 में ये शायद देखा जाए। तो और उसमें इसी ख़तरे को फर्दर कम करने के लिए, इसकी सेफ्टी की सिचुएशन फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि इसको 40 साल के उम्र के ज़्यादा के लोगों को लगाई जाए, इससे नीचे ना लगे, ताकि ये जो बहुत आटे में नमक वाली बात भी नहीं है, इससे भी कम जो असर है उसको भी फर्दर कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो एक बार फिर मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है, हुकूमत की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, ज़रूर करवाइए। आगे बढ़ रही हूँ। 22 मई 2020 को कराची में PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में रिहायशी इमारतों पर गिर कर तबाह हो गया था। बड़ा अलमनाक सानहा था जिसमें 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। हादसे के 1 माह बाद इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक पायलट और मुआविन पायलट दोनों की तवज्जो लैंडिंग के बजाय कोरोना वायरस के मौजू पर थी। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने बताया था कि जहाज़ में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं था और न ही पायलट ने कंट्रोल टावर को ऐसी कोई बात बताई। गुलाम सरवर खान ने बताया कि हालांकि ATC ने पायलट को पैगाम दिया कि जहाज़ की बुलंदी कम होती जा रही है, लेकिन उन्होंने मामले को संजीदा नहीं लिया और कहा कि वो संभाल लेंगे। हादसे के बाद नाज़रीन, ज़मीन पर 21 घर तबाह हुए, 45 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसी हादसे के बाद वफाकी वजीर के पायलट्स की डिग्री मशकूक होने के बयान के बाद दुनिया भर में पायलट्स की सलाहियतों पर, पाकिस्तानी पायलट्स की सलाहियतों पर बड़े सवालिया निशानात लगे। इस हादसे में एक पहलू तो ये है जो मैंने आपको बताया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी इसकी हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन दूसरा रुख वो ये है कि इसमें जाबाक होने वालों में से बहुत से ऐसे अफराद भी थे जो अपने घरों के वाहिद कफील थे। उनकी फैमिलीज़ को अभी तक इंश्योरेंस की रकम नहीं मिली है। ऐसी ही एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। नीलम की फैमिली है जो इस हादसे में जाबाक हुई। उनकी वालिदा अलमास और उनकी छोटी बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप दोनों यहाँ स्टूडियो तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये पूरा साल यकीनन ये बड़ा कर्बनाक और बड़ा तकलीफ़ दे सानहा और साल गुजरा होगा आपके लिए, आपका प्यारा चला गया है। अभी तक क्या इस मामले पर कोई फर्दर बात ही नहीं हो सकी आगे, या फिर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आपको लारे लपे दिए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर या हर महीने? नहीं, इसमें तो ये हो रहा है कि 2 महीने के बाद जो है मैंने अरशद मलिक साहब को एक लेटर लिखा।
वो मैंने हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पे ये लेटर मैंने भेजा ना हो। 3 महीने के बाद अरशद मलिक साहब ने जो है वो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और 18 मिनट उन्होंने बोला और 2 मिनट मुझे बोलने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो, मैं आपको इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा क्यों सर? मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं थे। जब कंपनी के CEO के पास सवालों के जवाब नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ, ये मुझे बता दे। इंश्योरेंस की रकम के मामले में नवंबर में उन्होंने एक मीटिंग की फैक्ट्रीज फैमिलीज़ के साथ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट है, RDA एक डॉक्यूमेंट है, जो वो जो इंश्योरेंस की अमाउंट मिलनी है वो अमाउंट वो जब रिलीज़ करेंगे जब वो RDA डॉक्यूमेंट आप साइन करेंगे, जो कि रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट है वो। लेकिन वो साइन करने के बाद जो आपके सारे हकूक है, यानी पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन सब को हम क्लेम नहीं कर सकते। हकमी रिपोर्ट आने के बाद हम क्लेम नहीं कर सकते कि किसकी गलती थी उसको हम क्लेम करें, कौन गिल्टी था उसको हम क्लेम करें, वो हम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी किसी इदारे को हम क्लेम नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि हम ये कर दें। हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई 2। पहली बार तो वो लोग प्रिपेयर्ड होके ही नहीं आए। दूसरी बार जब आए तो अरशद मलिक साहब आए, वो डॉक्यूमेंट लेके आए, उसमें NDA में सिविल एविएशन, ATC और सारे लॉ मिनिस्ट्री के लोग सारे आए। तो उसमें भी ये हुआ कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि 2012 का जो एक्ट है ना, उसमें लिखा गया है कि ये जो 50 लेग्स हैं वो फौरी तौर पर, अल्लाह न करे ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आप फौरी तौर पर जो ये 50 रिलीज करते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने वो भी नहीं किया है। और उस एक्ट को जो है 2015 में रिव्यू होना था, उसके बाद 2020 में होना था, वो नहीं हुआ। ये हुकूमत की नाअहली। सही। और प्रेशर आप लोगों पे ये डाला जा रहा है कि उस आप डॉक्यूमेंट पे साइन करें जिसके जरिए फिर आप किसी को क्लेम ही ना कर सकें। क्लेम ही ना करें। मैं यकीनन आप नीलम को तो, अब जाहिर सी बात है आपकी बेटी, कैसे आप उसको भूल सकती हैं वो वक्त, क्योंकि 1 साल होने वाला है। नीलम की आखिरी बात आपसे क्या हुई थी? आखिरी बार आपसे कोई मैसेज पे बात हुई हो, फ़ोन कॉल पे बात हुई हो, क्या बात हुई थी आपकी? मेरी फ़ोन कॉल पे बात हुई थी जब वो सुबह 11 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी कि मैं निकल रही हूँ। फिर जब वो बैठ गई थी प्लेन में तब उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं बैठ गई हूँ। बस इतनी मेरी बात हुई। बहन के साथ वीडियो कॉल पे उनकी बात हुई। उन्होंने कपड़े वगैरह डिसाइड किए कि ये पहनने और ये सारी चीज़ें हुई। ये बदतरीन सानेहा, यकीनन जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनके जहनों से नहीं निकलता। आपका तो अपना घर का प्यारा, आपकी अपनी बेटी थी। सारी जो लाशें थी वो सोख्ता हालत में थी, पहचानी नहीं जा रही थी। आप में से आप लोगों ने कैसे पहचाना? आपको कैसे पता नीलम है? 8वें दिन DNA के थ्रू जो है अम्मी के वो हमने बॉडी फाइंड आउट की। 8 दिन तक हम लोग घूमते रहे। मैंने हर मॉर्केज में जाके देखा, एधी चीपा जाकर हर बॉडीज़ मैंने आइडेंटिफाई की, लेकिन वो बॉडी इस कंडीशन में थी कि वो शनाख्त के काबिल नहीं थी, क्योंकि एधी में तो बहुत ही बुरा हाल था, चीपा में फिर बॉडीज़ ऐसी थी कि साफ़ सुथरी रखी नहीं थी। 8वें दिन तो हमें DNA के थ्रू मिली, लेकिन जब हमने बॉडी देखी मेरी बहन की तो वो इस कंडीशन में नहीं थी कि शनाख्त के काबिल हो, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे थे कि उनका एक लेग सलामत था, तो वो उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि हाँ थोड़ा सा कपड़ा मौजूद है, तो हाँ ये मेरी बहन है। बाकी तो वो बॉडी आइडेंटिफाई के काबिल ही नहीं थी। अभी आपकी वालदा बता रही हैं कि वो जब कहीं जाती थी आती थी तो आपसे वीडियो कॉल के जरिए बात हो रही है, कपड़े सिलेक्शन हो रहे हैं, तो अब एक बहुत बड़ा खला आ गया होगा बहन की कमी का। अब में और पहले में क्या फ़र्क आ गया है? कि अब ये तो सारी हर मौके पर, हर लम्हे पर आप अपनी बहन को मिस करती हो। क्योंकि उसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब वो 10 साल की थी तब मैं बॉर्न हुई थी, तो उसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और अब वो नहीं है और अब 1 साल हो गया है, तो सर से छत छिन गई है ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हादसा है और अब हम 2 घर में से फैमिली मेंबर्स बचे हैं और आपके घर भी नहीं है। का वाहिद कफील थी वो, वाहिद चलाने वाली थी, तो अब पूरा साल हो गया है। किस तरह से आपके घर के अखराजात वगैरह चलते हैं? आप पढ़ती हैं, कुछ करती हैं, क्या करती हैं? बिल्कुल मैं पढ़ रही हूँ, मैं ACCA कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। बाकी ये कि हमने लोन्स वगैरह ली नहीं है तो उससे अभी तक चल रहा है। उन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया है RDA साइन करने के लिए कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, और वो हमसे बज़िद है कि आप RDA साइन करें। क्या किया जा सकता है? 4 फैमिलीज़ विदाउट RDA साइन किए बगैर पैसे ले भी चुकी है कोर्ट।
कोर्ट ने जो है, जज ने ये लॉ निकाल लिया है कि आप आरडीए साइन किए बगैर पैसे ले सकते हैं, लेकिन पीआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं आप कोर्ट जाएं, बेशक कोर्ट जाएं, कोई मसला नहीं, आप कोर्ट जाके पैसे निकलवा लें, लेकिन हम ऐसे तो वैसे नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपको धक्के खाने पड़ेंगे। इमरान खान साहब से, वजीर आजम साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वो फैमिलीज हैं जो ऑलरेडी अपने प्यारों को खो चुके हैं, इनका वो सदमा और वो तकलीफ ही कम के साथ मजीद जो इदारे हैं वो इन्हें तकलीफ दें, परेशान करें। तो खान साहब प्लीज़ इनके लिए कुछ कीजिए कि 1 साल हो गया है दर बदर फिर रहे हैं फैमिली वाले। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।